नमस्कार। आपदा और उसके समाधान पर आधारित हमारी इस श्रृंखला के नए अंक में आपका स्वागत है। आपदाओं की बात करें तो चाहे ये प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, आपदाओं का सामना तो हमें करना ही है। लेकिन सच ये भी है कि तैयारी में ही है समझदारी। आज के अंक में बात ग्लेशियर झीलों में आने वाली आउटबर्स्ट बाढ़ की। तो क्या होती है ये हिमनद या कहें ग्लेशियर झीलों में जो अचानक से बाढ़ आती है? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं और इससे जुड़े मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहती है, आइए जरा नजर डालते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। तो हिमनद झीलों की बाढ़ के कारण जो कारण है उसका मोटे तौर पर यह है कि प्राकृतिक रूप से अगर हिमनद का पानी रुक जाए किसी बांध की वजह से, बनने की वजह से, और जब जमा पानी तेजी से निचले इलाकों की ओर आता है तो ये बाढ़ आती है। और हिमनद झीलों में पानी 15,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ सकता है, बेहद तेज रफ्तार से। और जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमनदों के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है तो यह खतरा भी बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में हिमनद झीलों के निर्माण की रफ्तार भी बढ़ी है क्योंकि हिमनद अब तेजी से पिघल रहे हैं। और इसके साथ जो जुड़े मसले हैं, अगर उस पर हम नजर डालें और पिछली घटनाएं, हम जानते हैं साल 2013 में उत्तराखंड में एक बड़ी आपदा आई थी इसी की वजह से। और 2005 का भी जो उसकी भी जो आपदा हिमाचल में पारेचू नदी में बाढ़ आई, वो भी इसका उदाहरण। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। और इसके अलावा इससे जुड़े क्या मसले हैं, मुख्य मुद्दे हैं कि क्या आपदा प्रबंधन संबंधित नीति निर्माण में उचित ध्यान दिया गया है, क्या दिया जा रहा है, और क्या सिर्फ हिमनद के नजदीक रहने वाले लोगों को ही इससे खतरा है, मैदानी इलाकों को क्या, रहने वाले लोगों को क्या इससे खतरा नहीं है। और इससे जुड़े, इस मामले से जुड़े निपटान, जागरूकता, क्षमता निर्माण, पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को लेकर क्या तैयारियां हैं इस वक्त हमारे पास। और साथ में हमें यह भी पूछना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्यों की जो एजेंसियां हैं उनकी तैयारियां क्या है, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और पिछले अनुभवों से हमने कितना सबक लिया है, कितना हमने तैयारी करने के लिए कितने डेटा मुहैया कराए हैं, और क्या सटीक पूर्वानुमान नुकसान को कम कर सकता है। और साथ में सवाल यह भी है कि क्या सटीक पूर्वानुमान का तंत्र विकसित हो चुका है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं क्या। ये सब जरूरी सवाल हैं। और जलवायु परिवर्तन के समय में क्या ये खतरा बढ़ता जा रहा है। और इन महत्वपूर्ण सवालों और मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब हैं, सदस्य एनडीएमए के। हमारे साथ आर.के. सिन्हा साहब हैं, सदस्य नदी प्रबंधन केंद्रीय जल आयोग। और हमारे साथ डॉक्टर संजय के जैन, वैज्ञानिक हैं, वाटर रिसोर्स सिस्टम डिवीजन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले जनरल हसनैन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहली नजर में एक बहुत ही तकनीकी विषय लगता है, इसको अगर हमारे दर्शकों के लिए समझाना चाहें आम शब्दों में तो कैसे इसको समझाएंगे, जो हिमनदों, ग्लेशियरों की, झीलों की ये जो बाढ़ होती है। पहाड़ों में ग्लेशियर जो है उसके पिघलने से जो लेक बनती है और उसका एक डैम बन जाता है मोरेन के वजह से और कुछ जमी हुई बर्फ के वजह से, वो एकदम से फटता है और उससे पानी जो है इकट्ठा नीचे आता है और जिसका असर जो है वो नीचे के इलाकों में सैलाब के तौर पे आता है। अब हमारे देश में पूरे हिमालयन बेल्ट है, उस तरफ पाकिस्तान में तो हिंदू कुश है, हमारी तरफ जो है पूरा हिमालयन बेल्ट है। उसके अंदर ज्यादातर जम्मू कश्मीर में, हालांकि कश्मीर में नहीं मगर लद्दाख में ज्यादा, और हिमाचल प्रदेश में। इस तरफ से आप उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में तो आपने देखा है कि केदारनाथ में क्या जबरदस्त समस्या आई थी 2013 में, और उसके बाद सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारे राज्य हैं जहां पर ये समस्या ज्यादातर है। मगर या ये भी समझना चाहिए साथ में लोगों को कि ये समस्या सिर्फ पहाड़ी राज्यों में नहीं है, ये समस्या जो है उसका असर जो है वो नीचे प्लेन्स के राज्यों में भी आता है। तो आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मैदानी इलाकों के लोगों को भी इस मसले को लेकर सतर्क रहना चाहिए। इसको अगर थोड़ा विस्तार से आप समझा सकें तो। ज्यादा अगर आप देखें तो पहाड़ी इलाकों में
ज्यादातर जो जनसंख्या होती है वो भी कुछ हद तक कम होती है, और असर जो है वो पूरे जो फ्लो ऑफ द स्ट्रीम जो है उसके इलाके के अंदर आता है। अगर आप सबसे अच्छी मेरे ख्याल में मिसाल इसकी है केदारनाथ की जो ट्रेजेडी हुई थी उसको देखिए अगर, तो उसका असर केदारनाथ पे तो बहुत हद तक आया था, मगर केदारनाथ के नीचे के इलाके जो थे, यहां तक कि हरिद्वार और हरिद्वार के आगे तक, वहां तक इसका सैलाब का असर आया था। तो आप समझिए कि एकदम से वो इलाके नीचे के इलाकों में प्लेन्स की तरफ तो नहीं मगर फुटहिल्स के इलाकों में खासतौर पर अगर आप देखें तो पानी का असर इतना जल्दी बढ़ता है इसमें कि इसकी वार्निंग बहुत कम रहती है। और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि कैसे उसको मॉनिटर किया जाए और कैसे इसके लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है पब्लिक को वार्निंग दी जाए। और आर के सिन्हा जी, अगर आप बताना चाहें, सीडब्ल्यूसी एक तरह से नोडल एजेंसी है फ्लैश फ्लड्स जो हैं उसको लेकर, किस तरह की भूमिका आपकी रही है और किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, मैपिंग हो रही है इस तरह के खतरों को लेकर जो ग्लेशियरों से संबंधित है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की इनिशिएटिव के बाद भारतीय मौसम विभाग, जिसे हम IMD के नाम से जानते हैं, केंद्रीय जल आयोग को इस वर्ष फ्लैश फ्लड गाइडेंस जुलाई माह से प्रदान कर रहा है। और इस वर्ष के जो पीक के हमारे फ्लड्स आए, जो मुख्यतः हमारे इस वर्ष अगस्त महीने से अक्टूबर महीने के बीच थे, उस गाइडेंस का हमने इस्तेमाल किया और उससे काफ़ी फायदा मिला। इसके लॉन्च होते ही हमने इसका फायदा विभिन्न राज्यों को दिया जहां जहां पे भीषण विभीषिकाएं बाढ़ के रूप में आई। सबसे पहले ये फ्लैश फ्लड है, ये मेट्रोलॉजिकल इवेंट है और रेनफॉल के आंकड़े का महत्व सबसे उम्दा है। तो CWC की नियर रियल टाइम जो सॉइल मॉइस्चर से संबंधित आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ पूर्वानुमान में सुधार होने की हम फर्दर अपेक्षा रखते हैं और इससे हमें ऑब्जर्व रेनफॉल टाइम सीरीज की उपलब्धता में सुधार होगा। ये तकनीक की बात मैंने कही जिससे कि हमें काफी लाभ होने की उम्मीद है। और जैसा कि आपने बताया, विभिन्न फ्लैश फ्लड्स का कंट्री में आपने चर्चा किया, चाहे वो पारेचू हिमाचल प्रदेश में हो, उसके बाद केदारनाथ में 2013 में आया। इसके बाद हम लोगों ने उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश 2 फ्लड फोरकास्टिंग साइट स्टैब्लिश किया, जिसका बेस स्टेशन श्रीनगर है और हम लोग उसके बाद से लगातार फ्लड फोरकास्ट इशू कर रहे हैं सक्सेसफुली। बिल्कुल। और जी हाँ, जी, मैं आपके पास आगे भी आऊंगा। संजय जैन साहब, एक महत्वपूर्ण मसला जो निकल कर आ रहा है, चाहे वो प्राकृतिक तौर पर बांध का निर्माण हो जाना ग्लेशियर और उनके इलाकों में, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन क्या इस प्रवृत्ति में बदलाव आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कैसे जलवायु परिस्थितियां बदल रही हैं, मौजूदा स्थिति क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स जो हैं वो ज्यादा पिघल रहे हैं। ऊपर हमारे संस्थान ने कुछ स्टडीज की, जैसे कि हमने गंगोत्री ग्लेशियर की स्टडी की है, सतलज में बास्पा बेसिन की स्टडी की है। हमने कहा कि ये जो ग्लेशियर्स हैं वो ज्यादा पिघल रहे हैं, तो इनके पिघलने से मलबा या सेडिमेंट और वो रुक जाता है, वो धीरे धीरे एक डैम का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि अब तो जो कमजोर होता है, कमजोर डैम टूटने की वजह से हमें हिमनद झील जो है वो बाढ़ पैदा करती है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसमें कोई स्नो या उसमें लॉन्च उसमें हो जाए जिससे कि उसमें लहरें आ जाए, टॉप कर जाए डैम को और वो डैम टूटने का खतरा बन जाए। या बहुत ज्यादा बारिश हुई, जैसे कि हमने केदारनाथ में देखा, या कोई इसमें आइस का पीस दिखे, तो इसके कारण जो है, या कोई मान लो कुछ डैम है उसके नीचे जो आइस डैम बनते हैं या ये मोरेन डैम बनते हैं, इसके नीचे आइस है डैम बैठ जाता है, तो इस तरह से हमारा ये जो आपदा है ये नीचे के क्षेत्र में वो ले जाता है। जी बिल्कुल, कारण बनते हैं। जी जनरल हसनैन, जिस तरह से हम पूरे मामले को देख रहे हैं, इसमें एनडीएमए की एक बड़ी भूमिका है, एसडीएमएस की बड़ी भूमिका है। क्या कहेंगे एनडीएमए की भूमिका के बारे में, खासकर 2005 के बाद जब इसका गठन हुआ, कितना बदलाव हुआ परिस्थिति में? जो है अब एनडीएमए की
वो ज्यादातर एक सुपरवाइजिंग कैपेसिटी में होती है। इससे पहले के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का, वो दिसंबर 2005 में इनैक्ट किया गया था। उससे पहले आमतौर पर जब आपदा होती थी तो हम आपदा को ऐसे ट्रीट करते थे कि जब भी हो तो कोई रिस्पॉन्स कर दें, हम उसके लिए हम रिलीफ और रिहैबिलिटेशन करें। अब जो है 2005 के बाद जब से एनडीएमए बना है, तब से हम आपदा को किसी फर्क तरीके से देखते हैं। ये फर्क तरीका अब यह है कि हम पहले से तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपेयर्डनेस करना चाहते हैं, प्रिवेंशन करना चाहते हैं, पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा वार्निंग देना चाहते हैं, ताकि असर जो है आपदा का वो मिनिमाइज हो जाए, मिटिगेशन इसका पूरा हो जाए, और उसके बाद रिस्पॉन्स और रिहैबिलिटेशन के तरीके जो है उनको अपनाया जाए। तो ये तो एनडीएमए का ब्रॉड प्रोसीजर होता है, मगर इसके अंदर जरूरी है कि गाइडलाइंस जो है उनको बनाकर दिया जाए। हाल ही में अक्टूबर के महीने में हमने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए एक बहुत विस्तार पे के तौर पर एक गाइडलाइन बनाई है, जो अब हमने पब्लिक स्पेस के अंदर इंटरनेट के ऊपर लगाया है। लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो आपदा के डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा काम है ज्यादातर मॉनिटरिंग करना, वार्निंग देना। जी बिल्कुल। सिन्हा साहब, एक मसला इसमें है निश्चित तौर पे कि जो खतरे वाले जो हिस्से हैं उसकी पहचान हो, और तमाम इस तरह के डेटा आ रहे हैं। 2019 में भी इस तरह के कई डेटा है, चाहे सतलुज बेसिन की बात कर लें हम, या ब्यास घाटी की बात कर लें, चिनाब घाटी की बात कर लें। क्या आज की परिस्थिति है, क्या जो खतरे वाले हिस्से हैं क्या उनकी हम पहचान कर चुके हैं, या किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है? ये जो ग्लोव की मॉनिटरिंग केंद्रीय जल आयोग कर रही है, 2009 वर्ष में हमने एनआरएसी हैदराबाद के साथ इन्वेंट्री बनाया और 2011 से इस काम को हम कर रहे हैं। और इसमें हमने काफी सारा लेक लिया हुआ है, हिमालयन रीजन में चूज किया है, जो दूसरे देशों में भी हैं, और उसका पानी बहकर हिंदुस्तान में आता है। इसमें हम 16 लेक जो काफी क्रिटिकल हैं, उस पे समय भाव के कारण एक लेक जो सिक्किम में है, साउथ लोनावाला लेक सिस्टम, इसकी बात करना चाहेंगे, जो तीस्ता रिवर बेसिन में है, और इस लेक सिस्टम के नीचे तीस्ता 1 और तीस्ता 2 प्रोजेक्ट्स भी हैं। CWC लगातार इस पे वार्निंग्स इशू कर रही है। हमने वहाँ वर्कशॉप किया, हमने मॉडल डेवलप किया, और उसकी वजह से वहाँ पे इंटरवेंशन भी प्रोजेक्ट में लिया गया है। उदाहरण के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट लगातार वहाँ ध्यान रखती है। 3 6 इंच डायमीटर के साइफन पाइप्स लगाए गए हैं। हम एडवाइजरी सीट इशू करते हैं, जिसपे हम बताते हैं कि डिफरेंट सीनरीज ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट में कितना ऊंचा और कितना वॉल्यूम पानी डाउन स्ट्रीम आएगा, ताकि नीचे वाले लोग हैबिटेशन और वाटर रिसोर्सेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें एडवांस में हम कर सकते हैं। लोगों को, स्टेक होल्डर्स को हर चीजों के लिए हम लोग तैयार रखते हैं। उसका वार्निंग सिस्टम है, एवरीथिंग इज इन द प्लेस, और सिक्किम सरकार लगातार इसका उपयोग कर रही है। बिल्कुल। डॉक्टर जैन, जिस तरह से सिन्हा साहब कह रहे हैं कि पहचान की गई है और उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, खतरों को, इसको लेकर भी काम हो रहा है, लेकिन आमतौर पे क्या समझ में आता है कि किस तरह की जो मॉनिटरिंग में जिस तरह की चुनौतियां होती हैं, और क्या हम ये आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ हमने उन सब चीज़ों की पहचान कर ली है? क्या तकनीकी तौर पर या रिमोट सेंसिंग और तमाम तरह के उपायों के जरिए हम सुनिश्चित कर सकते हैं इस बात को? जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो लेक है 4000 मीटर या उससे ऊपर के हिस्से में बनती है, जहां तक पहुंच पाना हमारे लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है। ये सबसे पहली चुनौती है जी। और इसके बाद ये है कि हमें सारी लेक का आइडेंटिफिकेशन, तो पहले हमें लेक का आइडेंटिफिकेशन करना है, कौन सी लेक वल्नरेबल है, कौन सी लेक खतरा उत्पन्न, इस लेक में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारे हमें पैरामीटर जो है ये लेक के लिए देखना होगा, क्योंकि हमें खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो जैसा कि साहब ने बताया कि लोनाक लेक जो सिक्किम में है, इसी तरह से हमने भी सतलुज बेसिन या ब्यास बेसिन, चिनाब बेसिन, इन बेसिन्स में कुछ लेक को चिन्हित किया जो कि आने वाले समय में उत्पन्न कर सकते हैं।
इसके लिए हमने सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से आंकड़े थे, उनके आधार पर इनको चिन्हित किया। उसके बाद दूसरा हमारा कार्य है हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग करना। हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि अगर ये लेक टूटती है भविष्य में तो वो पानी कितने क्षेत्र में फैलेगा, ये बहुत जानना जरूरी है कि हम उस क्षेत्र का बचाव कर सकें, वहाँ पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज सकें, या वहां पर जो भी उससे नुकसान जी निश्चित तौर पर। जनरल हसनैन, हमें इस बीच में यह समझाएं, दिशा निर्देश तो बहुत विस्तृत जारी किए गए हैं इस पूरे मसले को लेकर, मैंने भी देखा है बहुत विस्तार से एक एक मुद्दों पे बात की गई है। अब मसला यह है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या चुनौतियां आप देखते हैं और किस तरह से दिशा निर्देशों से आगे बढ़ी है इंडिया में? मैं समझता हूं कि साइंस, वैज्ञानिक तरीके जो है उनके अंदर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती ही रहती है। तो हमारा काम, खासतौर पे एनडीएमए का काम यह है कि एकेडमिक साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ हम जुड़े रहें हर वक्त। जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटी रुड़की जैसा की जगह है, आईआईटी इंदौर है, इस तरह के आईआईटीज हैं जहां पर इस तरह के ऊपर साइंटिफिक एनालिसिस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उनके साथ जुड़े रहें। साथ में एजेंसीज जैसे आईएमडी है, हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो अर्ली वार्निंग देता है वेदर, क्लाइमेट कंडीशंस की, वेदर की, उनके साथ जुड़े रहें। और उसके बाद जब इसकी खबर मिल जाए, जब हम इन साधनों से इसकी खबर प्राप्त कर लें, तो किस तरह से हम इसको जल्द से जल्द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी आखिरी आदमी तक हम इस खबर को पहुंचा सकें, ताकि वो इस तरह की आपदा के लिए कोई जो भी प्रिकॉशन लेने हैं, जो भी तरीके अपनाने हैं, उनको अपना सके। साथ में एसडीएमएस, डीडीएमएस इंस्टीट्यूशन के तौर पे जल्द से जल्द अपने एजेंसीज को, एनडीआरएफ को, आर्मी को, एयरफोर्स को, इन सबको वार्निंग टाइम टाइम पर दे सकें, ताकि जल्दी से जल्दी आपदा के खिलाफ जो है एक्शन कार्रवाई की जाए और कम से कम नुकसान जो है, जानी नुकसान, माल का नुकसान, वो उस इलाके में पहुंचे। तो क्या इसका मतलब, अगर मैं ये पूछूं कि क्या पूर्वानुमान को लेकर काम हुआ है और क्या पूर्वानुमान का तंत्र क्या विकसित हो रहा है? इस तरह की, क्योंकि पहाड़ के ऊंचे वाले इलाकों में होता है ये, आमतौर पे ये जो चुनौती पैदा होती है, इसको मॉनिटर करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो मैनुअल ही है, जिसमें हम अपने डिटैचमेंट्स, कुछ डिटैचमेंट्स होते हैं जो उस इलाके में कैंप करते हैं, वाटर लेवल्स को देखते हैं, डैम जो बन गया है, नेचुरल डैम बन गया है, प्राकृतिक तौर पर जो डैम बन गया है, उसको मॉनिटर करते हैं। मगर मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका होता है सैटेलाइट इमेजरी के खिलाफ रिमोट सेंसिंग के साथ, जो वैज्ञानिक, हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो टाइम टाइम पर इसके ऊपर सर्वेलेंस रखते हैं और देखते हैं कि सेंसर्स जो है, कुछ सेंसर्स जो लगे हैं, उनसे क्या डेटा, क्या इनपुट्स आ रहे हैं, उनको स्टडी करके उससे अर्ली वार्निंग जो है वो जल्दी से जल्दी मिल सकती है आपको। मगर अर्ली वार्निंग मिलने के बाद भी, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स टाइम इतना कम है, तो जरूरी बन जाता है कि हम वो साधन ढूंढें जिससे कि जल्द से जल्द लोगों को ये खबर मिल जाए। अगर लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पहचान है, अगर आपने इंफॉर्मेशन और अपने एजुकेशन और कम्युनिकेशन तरीके अपनाए हैं और पब्लिक को वार्निंग दी है, पहले से अवेयरनेस बढ़ाई है, तो पब्लिक सुनने के लिए भी तैयार है, अब्सॉर्ब करने के लिए भी, जज्ब करने के लिए भी तैयार होगी। तो इस ऐसी हालतों में फिर आप एसएमएस के जरिए, बस्ट एसएमएस के तरीके हम अपना रहे हैं, अब उनके तरीके आप वार्निंग दे सकते हैं। टेलीविजन और रेडियो पर, खासतौर पे दूर दराज के इलाके जो हैं पहाड़ों में, उनमें तो रेडियो के जरिए भी आप लोगों को वार्निंग दे सकते हैं। मगर यही इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं, इसमें जो है कोई मैनुअल तरीके और नहीं हो सकते जिससे कि आप लोगों को वार्निंग दे सकें। तो सिन्हा साहब, ऐसे में आप क्या कहेंगे कि अगर हमें कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, आम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, तो जो तैयारियों की, कैपेसिटी बिल्डिंग की, अवेयरनेस की, इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस हद तक काम हुआ है? हम लोग 77 ग्लेशियर लेक हिमालयन रीजन में जो है उसको लगातार हम लोग 2011 से मॉनिटर कर रहे हैं, और हम लोग उसमें 2 चीज बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और एक तो पहली बात है कि जहां पर ग्लेशियर लेक्स के साइज 40% इंक्रीज है ओवर द बेस ईयर 2009, हम वो 85 करके डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को बताते हैं कि आपके नीचे आबादी प्रोजेक्ट है, तो आप
आप खतरे का ध्यान रखें। दूसरी कैटेगरी भी है जिसमें हमने 20 से 40% का एरिया बढ़ता है अगर, तो वो भी हम लोगों ने कहा कि कंटिन्यूअस स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करे। हम लोग SDMS को भेजते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं, ताकि कोई डिजास्टर से बचा पाए। जैसा कि विज्ञान बहुत डायनेमिक है और हम लोगों ने इसको कुछ साल पहले से शुरू किया है, और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की, चाहे पारे 2014 में झेलम में श्रीनगर और उसके आसपास के जिलों में बाढ़ आया। केंद्रीय जल आयोग का प्रेजेंस वहां पे हर जगह लगातार उसके बाद वर्षों से है। हम लोग फ्लड फोरकास्ट कर रहे हैं। ये मॉनिटरिंग रिपोर्ट हम लोग डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से शेयर करते हैं हर वर्ष मानसून के दौरान। और हमने एक विशेष वाक्य आपका ये सिक्किम सरकार के साथ बताया। सो मैं इतना कहना चाहूंगा आपके इस प्रश्न के उत्तर में। बिल्कुल। डॉक्टर जैन, ऐसे में साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अगर हमें पहले से सूचना है और अगर हम इसका पूर्वानुमान कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो इसका निश्चित तौर पर फायदा होगा। अब जैसा कि जनरल हसनैन साहब ने कहा कि जो ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है, वो बेहद कम होता है। सूचना मिले, लोगों को अवेयर किया जाए, तमाम एजेंसियों को अवेयर किया जाए, तो कैसे आप देख सकते हैं पिछले सालों में जो खतरा है उसको कम करने में मदद मिली है और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारी लेक है, जिनका जल स्तर बढ़ रहा है, अगर हम किसी तरह से उनके जल स्तर को कम करने की सोच सकते हैं, जैसे कि पंपिंग द्वारा या साइफनिंग द्वारा, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम उस जो झील है खतरा उत्पन्न कर सकती है, उसके अंदर पानी को कम किया जा सके। उसके लिए हम चाहे तो पंपिंग कर सकते हैं, किसी तरह उस पत्थर वगैरह से हाइट बढ़ा सकते हैं। एक तो दूसरा ये है कि हम उसकी हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग करें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और उससे हम जो हमने देखा है 1 घंटे का समय करीब करीब हमें मिल जाता है लेक के टूटने नीचे में आने तक। तो हम उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा जल्दी से जल्दी नीचे लोगों को उसकी सूचना दे सकें, जिससे कि वो उनको हम वहां से विस्थापित कर सके, वहां से उनको हटाया जा सके, जान माल की सुरक्षा की जा सके। तो हम इसके लिए बहुत सारे हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हैक्रास है या माइक 11 है, इसमें अभी एनालिसिस और इस तरह के हमने जो क्षेत्र है उनके बारे में जानकारी दी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हमने कुछ स्टडीज किया है, तो हम इस तरह से हम उनको पहले से बता सकते हैं कि ये क्षेत्र। जी सिन्हा साहब, अभी मोटे तौर पे हम क्या समझे कि जैसे 2013 का हादसा जो रहा, जो दुर्घटना रही, जो प्राकृतिक आपदा रही, उससे हम कितना आगे बढ़े हैं? इस तरह की आपदा अब हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारे तंत्र हैं, जो मॉनिटरिंग है, जो मैपिंग है, वो तमाम तैयारियां चल रही हैं। क्या हम कह सकते हैं आगे? हम इस आपदा को पूरे देश ने निश्चित रूप से आइडेंटिफाई कर लिया है। पिछले कुछ वर्षों से जो वैज्ञानिक तकनीक है, जैसा बताया गया कि इतने हाइट पे ग्लेशियर लीक होने की वजह से भौतिक रूप से नहीं पहुंचा जा सकता है, तो एरियल फोटोग्राफ और सैटेलाइट इमेजेस जो है ये मेन चीजें हैं। इससे फायदा है, डिजिटली मेंटेन कर पाते हैं, एक्यूरेट है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। हम लोग लगातार चैलेंज को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि इसमें आज के समय से भी देखें तो कोई चैलेंज है। हम लोग इस चैलेंज को फेस करने में सक्षम हम लोग कर रहे हैं। जी जी। और जनरल हसनैन, अब आखिरी सवाल आपसे कि जो पिछले अनुभव हैं, जिसकी चर्चा अभी सिन्हा साहब ने भी की कि अब हम बेहतर स्थिति में हैं, क्या कहेंगे आप? कितना एनडीएमए ने सीखा है, तमाम एजेंसियों ने सीखा? तजुर्बा हुआ है केदारनाथ का, ये बहुत जबरदस्त तजुर्बा था। इससे पहले हमारे साथ में एक शिमला के आगे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एक इस तरह का एक घटना हुई थी, जिससे भी हमको बहुत ज्ञान मिला है। इन सब चीजों को कर उनको एनालिसिस करके ये गाइडलाइन अब बनाई गई है। इससे पहले इतना डेटा शायद हमारे पास नहीं था, क्योंकि खास तौर पे ये आपदा जो है अब ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओवरऑल वार्मिंग के तरीके बढ़ रहे हैं, मतलब पूरी पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है, जैसे आपको मालूम है ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो उसकी वजह से अब ये एक आधुनिक मॉडर्न टाइप ऑफ आपदा बन चुकी है।
तो उसकी वजह से डेटा इतना ज्यादा नहीं है हमारे पास पहले का, मगर केदारनाथ की खास ट्रेजेडी जो थी, जो पूरी आपदा जो थी, उससे हमको बहुत डेटा मिला, उससे बहुत हम गाइडलाइन बना सके। खासतौर पर उम्मीद करते हैं कि ये गाइडलाइन जो है पब्लिक के लिए अब फायदे में आएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो जिस तरह से हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अब हम बेहतर स्थिति में हैं और शायद इस तरह की आपदा शायद इतने बड़े स्तर की अब दोबारा हमें न झेलनी पड़े, यानी हमारी तैयारी पुख्ता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब आपका, आर.के. सिन्हा साहब आपका, और डॉक्टर संजय के जैन साहब आपका, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपदा का सामना के आज के इस अंक में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ। नमस्कार।